प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। जो हमें पिछले वीडियो में हमने जो हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी उनका हमने कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। अब हम इनका अध्ययन करने के बाद जो हमने 5 क्या पढ़े थे, रीतियां लेख जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार के हमने वो पढ़ लिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे निवारक नज़रबंदी कानून। क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डाल ले जो पढ़ा उसके नीचे, निवारक नज़रबंदी कानून। नज़रबंदी कानून ये पढ़ेंगे हम। निवारक नज़रबंदी कानून क्या होता है, देखो नाम से नज़रबंद करना, नज़रबंद। तो ये कानून कैसे बना, क्यों बनाया? तो ये कानून किसी को, इस कानून के तहत किसी को बिना न्यायिक प्रक्रिया के गिरफ्तार किया जाता है। बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के इसको गिरफ्तार किया जाता है, पहली बात। दूसरी, व्यक्ति को गिरफ्तार करने का मकसद है या मतलब उसे दंडित करना नहीं होता है, उसे दंडित करना नहीं होता है। तो इसमें एक तो बिना न्यायिक प्रक्रिया के, बिना न्यायिक प्रक्रिया के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा, इसका जो मकसद होता है वो व्यक्ति को सजा देना या दंडित करना नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, कब करते हैं ये निवारक नज़रबंदी कानून के तहत व्यक्ति को गिरफ्तार कब करते हैं? जब राज्य को ये आभास हो जाए कि इस व्यक्ति के कारण किसी को धमकी मिल रही हो, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, ऐसी स्थिति में उनको गिरफ्तार किया जाता है। अब नज़रबंद मतलब उनको एक ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ किसी को पता नहीं हो, फिर वो संकट टलने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। अब इसमें देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, तो निवारक नज़रबंदी जो एक्ट है, जो कानून है, उसके द्वारा, उसके तहत बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह से अधिक तक उनको गिरफ्तार नहीं रख सकते, उसको नज़रबंद नहीं रख सकते। तो अधिकतम कितने माह तक? 3 माह तक से अधिक उनको से अधिक नहीं होना चाहिए, उनको गिरफ्तार नहीं रख सकते। इसके लिए परामर्शदात्री यानी परामर्श देने वाली एक समिति होती है जिसमें 3 सदस्य होती है। उसमें एक क्या होता है, न्यायालय का जज होता है। वो अगर ऐसी अनुशंसा कर दे तो उसको 3 माह से अधिक उनको ये नज़रबंद नहीं रखा जा सकता। तो देखो, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, इसमें नज़रबंदी कानून में। अब देखो, इसमें गिरफ्तार किए व्यक्ति को सजा देना या दंडित करना नहीं होता। इसका मकसद क्या होता है भाई, राज्य सरकार को कोई धमकी मिल रही हो या किसी ऐसी दुर्घटना की या किसी घटना की आशंका हो, तो उसे रोकने के लिए क्या करते हैं, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं ताकि उसे दुर्घटना से या ऐसा जो संभावना है उनको रोका जा सके, बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। तो इसमें लिखे नज़रबंदी कानून में निवारक नज़रबंदी से तात्पर्य बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंद करने से है। बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंद करने से है। अगली लाइन से लिखे, एरो का चिन्ह लगा ले, उस पर लिखे, यह अपराधी को
दंडित करने, अपराधी को दंडित करने से नहीं बल्कि अपराध को रोकने की प्रक्रिया है। अपराधी को दंडित करने की नहीं बल्कि अपराध को रोकने की प्रक्रिया है। यानी उसमें व्यक्ति को अपराध से रोकना है, तो उसको नज़रबंद कर ले, कोई ऐसे स्थान पर उसको रख ले ताकि किसी को पता नहीं वो कौन सी जगह है। जैसे कोई मान लो संगठन का नेता है जो किसी आंदोलन का नेतृत्व या लीडरशिप कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि उस आंदोलन को या जो संभावित दुर्घटना उसको रोका जा सके। अगली लाइन से लिखें। अभी है देखो ये इसको गिरफ्तार कब करते हैं? जब राज्य को यह अनुमान हो जाए, शुरू से लिखेंगे, जब राज्य को यह अनुमान हो जाए कि किसी व्यक्ति से अनुमान हो जाए कि किसी व्यक्ति से जो अपराध करने वाला है, भाई ऐसा उनको शक हो जाए, आभास हो जाए, जो अपराध करने वाला है, फिर कोमा लगाएंगे, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो या धमकी मिल रही हो तो राज्य सीमित अवधि के लिए, सीमित थोड़े समय के लिए, तो राज्य सीमित अवधि के लिए उसे नज़रबंद कर सकती है। तो राज्य उसे सीमित अवधि के लिए, थोड़े समय के लिए नज़रबंद कर सकती है। अगले लाइन से लिखेंगे, किसी व्यक्ति को, यानी जिसको नज़रबंद किया गया है, किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक, मैंने लिखा था 3 महीने से अधिक, तो इसके नीचे लाइन खींच लेंगे। मान लो प्रश्न पूछ लें, नज़रबंदी निवारण अधिनियम के तहत व्यक्ति को कितने माह से अधिक बंदी नहीं बना सकते? 3 माह से अधिक। तो किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक इस कानून के तहत बंदी बनाकर नहीं रख सकते। 3 माह से अधिक बंदी बनाकर नहीं रख सकते जब तक कि आगे लिखिए, जब तक कि परामर्शदात्री समिति जिसमें एक व्यक्ति हाई कोर्ट का यानी उच्च न्यायालय जिसको हम बोलते हैं, हाई कोर्ट का जज हो, उसकी अनुमति प्राप्त, हाई कोर्ट का जज हो, उसकी अनुमति प्राप्त हो चुकी हो, अनुमति प्राप्त हो चुकी हो। तो ये प्रश्न आ सकता है आपके कि न्यायिक नज़रबंदी कानून क्या है, तो रटना नहीं है। यह बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है, और इसको बंदी बनाने का मकसद किसी को दंडित या सजा देना नहीं है। ये मुख्य पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर राज्य को यह अनुमान हो जाए कि वह किसी व्यक्ति से धमकी मिल रही है या सुरक्षा को खतरा है, तो क्या उनको बिना थोड़े समय के लिए, अल्प अवधि के लिए उसको बंदी बनाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 3 माह से यानी 3 महीने से अधिक बंदी नहीं बनाया जा सकता। इसमें एक जब तक कि एक परामर्शदात्री समिति है जिसमें एक हाई कोर्ट का जज होता है, उसने ये अनुमति प्रदान न कर दी हो। तो ये कंप्लीट हो गया नज़रबंदी निवारण अधिनियम क्या है। अब अगली हेडिंग डालिए, एक लाइन छोड़ के, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये अलग है, ये है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कोष्टक में लिख लिए NSA
NSA। अब देखो NSA का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एन मतलब नेशनल यानी राष्ट्रीय, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, और एक्ट यानी अधिनियम, तो इसको शॉर्ट में अंग्रेजी में NSA बोलते हैं। आपने सुना भी होगा भाई किसी व्यक्ति को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया है, शॉर्ट में NSA बोलते हैं, यानी किसी व्यक्ति को, अपराधी को NSA लगा दिया गया उसके ऊपर। अब ये NSA क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, मतलब राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अगर कोई व्यक्ति खतरा बनता है, इसे मिलता जुलता ही है, कोई खतरा बनता है, जैसे मान लो सांप्रदायिक दंगे हो गए, हिंदू मुसलमानों के दंगे हो गए, या कोई जातीय, तो इसमें देखो सांप्रदायिक ये शब्द याद रखने आपको 2-3, सांप्रदायिक व जातीय जो दंगे होते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में विविध जाति के, धर्म के लोग रहते हैं, तो हम कई बार देखते हैं हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो जाता है, या कोई जातीय दंगे हो जाते हैं जाति के आधार पर, या और ऐसी कोई घटनाएं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो जाए, तो इसके तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है NSA लगाकर। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये राष्ट्र की सुरक्षा जो कानून है उसके तहत सांप्रदायिक हिंसा और जो जातीय दंगे होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। तो NSA याद रखेंगे शॉर्ट में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इसमें सांप्रदायिक जो जातीय आधार पर जो दंगे होते हैं, तो ऐसे में कोई लिप्त पाया जाता है तो उनको NSA के तहत गिरफ्तार किया जाता है, यानी उसको जो सज़ा होती है वो भी ज़्यादा होती है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तो ये विशेष हर पर नहीं, विशेष जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज को भड़काते हैं या समाज में दंगे करवाते हैं, ऐसे लोगों पर ही लगाया जाता है। तो इसमें लिखे आप, यह दिसंबर 1980 को, दिसंबर 1980 को, अब ये भी याद रखना NSA एक अध्यादेश द्वारा लागू किया गया था। तो यह है, यानी यह अधिनियम, तो यह है दिसंबर 1980 को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश लागू किया। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी किया, जो बाद में कानून बन गया, बन गया। यानी पहले अध्यादेश लागू किया था। तो अध्यादेश क्या होता है? जब देश में संसद नहीं चल रही तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करता है, जो कानून के समान ही माना जाता है। बाद में जब संसद चलती है और उसको क्या किया जाता है, 42 दिन के भीतर यानी 6 सप्ताह के भीतर उनको कानून बनाया जा सकता है। अगर नहीं बनाएंगे तो वो सप्ताह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है या बंद हो जाता है, वो रद्द हो जाता है। तो 1980 में इसको कहते हैं अध्यादेश के द्वारा लाया गया था और बाद में से कानून बना दिया गया। किसको? NSA को। अगली लाइन से लिखेंगे, इसका उद्देश्य, भैया क्यों लाया गया? तो इसका उद्देश्य, तो उद्देश्य के नीचे लाइन खींच लेंगे। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक हिंदू धर्म के आधार पर व जातीय दंगों व देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को रोकना है या रोकने से है, ऐसा लिख लें। देश की सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों में लिप्त अपराधियों को रोकने से हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो जातीय सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं उनको रोकना है। तो कब लाया गया था? 1980 में। ये अभी याद रखना आपको। अगली लाइन से लिखें, इस अधिनियम को यानी NSA को, इस अधिनियम को जून 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दूसरा संशोधन अध्यादेश, दूसरा संशोधन यानी बदलाव, संशोधन यानी बदलाव अध्यादेश जारी किया गया। यानी पहले भी 1980 में भी अध्यादेश के द्वारा ही लागू किया गया, तो बाद में कानून बना दिया गया। तो दूसरा संशोधन अध्यादेश जारी किया गया और इसे पहले की तुलना में, और इसे पहले की तुलना में, जो 80 में था ना, पहले की तुलना में और अधिक, पहले की तुलना में और अधिक कठोर बना दिया गया। पहले की तुलना में और अधिक कठोर बना दिया गया। यानी दिसंबर 1980 में अध्यादेश द्वारा बना, बाद में जून 1984, 4 साल बाद में इसे याद रख लेंगे 80 और 84। अगर महीना याद बढ़िया बात नहीं है तो ये सन तो याद रखें। 84 में एक अध्यादेश द्वारा दूसरा संशोधन अध्यादेश जारी कर इसको पहले की तुलना में या पहले की अपेक्षा और अधिक क्या बना दिया, कठोर बना दिया एनएसए को, ताकि कोई ऐसी गतिविधियों को अंजाम न दे सके। अगली लाइन में लिखें, आर्थिक क्षेत्र में, अगली लाइन से लिखें, आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की श्रेणी का, आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की श्रेणी का एक कानून, आर्थिक क्षेत्र में एक कानून, फिर इन्वर्टेड कोमा लगा उसको, सुरक्षा कानून, विदेशी मुद्रा संरक्षण। अब कानून का नाम क्या था, विदेशी मुद्रा संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम 1974। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निरोधक अधिनियम 1974 लागू किया गया, 1974 लागू किया गया। वे जो तस्करी करते हैं आर्थिक क्षेत्र में, जैसे कोई नशीले पदार्थों की, या एक देश से दूसरे देश में क्या करते हैं, जो करेंसी या जो तस्करी नशीले पदार्थ हैं वो रहे, इनकी तस्करी करते हैं जो गैर कानूनी है, तो उनको भी क्या है एनएसए के तहत निषेध किया गया है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एनएसए। यानी इसमें क्या है, 1980 में एक अध्यादेश के द्वारा, यानी भारत सरकार द्वारा अध्यादेश द्वारा इसे लागू किया गया, बाद में इसे क्या बना दिया, कानून बना दिया। अब इसमें देखो, इसके तहत जो सांप्रदायिक व जातीय दंगे हैं या ऐसा कोई व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो, ऐसी खतरनाक गतिविधियों में लिप्त होता है या शामिल होता है, तो ऐसे व्यक्ति पर एनएसए लगाया जाता है। बाद में देखो जून 1984 में, तो मतलब सन अपना जगह काफ़ी बड़ा रहता है ये क्या किताब या सिलेबस है, तो कम से कम सन तो याद तो पूरा करने की कोशिश करें। अगर नहीं भी है तो सन याद रख सकते हैं। जून 84 में मान लो ये भूल जाए तो 84 तो यानी 4 साल बाद में इसमें एक संशोधन यानी बदलाव किया गया। क्या किया गया, बदलाव किया गया, और इसे पहले की तुलना में और ज़्यादा क्या बना दिया, कठोर बना दिया। और बाद में एक आर्थिक क्षेत्र से संबंधित एक कानून कब बनाया गया, 1974 में बनाया गया, जिसमें तो विदेशी मुद्रा संरक्षण और जो तस्करी निरोधक अधिनियम उस कानून का नाम था, उसको भी इसके तहत लागू कर दिया गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कौन, निवारक नजरबंदी कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। हेडिंग डाल ले, दोनों को हटा देता हूँ इनको। नीति निर्देशक तत्व, पाठ का नाम यही है, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य, इसी पाठ में पढ़ेंगे हम। तो देखो
नीति निर्देशक तत्व। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम, फिर लिख लेंगे। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले पाठ में भी। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड देश से लिए गए हैं। संविधान का भाग कौन सा? संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22। कुल भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। तो भाग कौन सा? भाग 4 में। भाग कौन से में? 4 में। जैसे अधिकार पढ़ा था हमने 3 में, और 4 में नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य आगे पढ़ेंगे हम 4 का में, ये आगे पढ़ेंगे हम। तो भाग 4 याद रखना। नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में से? छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं। 4 में। कौन से में? 4 में। देश कौन से देश से ये के संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान में इसको शामिल किया गया? आयरलैंड। अब देखो इसमें अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है 36 से लेकर 51 तक हमें क्या देखने को मिलता है? नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। जैसे हमने मूल अधिकार पढ़े थे 12 से लेकर जो 35 तक थे, 32 दो अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कुल कितने थे? 23। तो 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। अब देखो नीति निर्देशक तत्व क्या है? सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक व आर्थिक समानता की बात करता है। सामाजिक व आर्थिक समानता की बात करता है। अब देखो नीति निर्देशक यानी निर्देश देता है किसको? राज्यों को। किसको? राज्यों को निर्देश देता है कि वो जनता की भलाई के लिए क्या करे? काम करे। जैसे निःशुल्क शिक्षा हमने पढ़ा 86 संविधान संशोधन 2002, तो ये नीति निर्देशक तत्वों में ही था। निःशुल्क शिक्षा या वृद्धावस्था पेंशन जो सरकार ने अब लागू कर दी, ये सब नीति निर्देशक तत्वों में था। अब लागू करे या न करे वो राज्य की मर्जी पर है। तो ये निर्देश देता है, नाम से नीति निर्देशक तत्व। तो केवल राज्यों को निर्देश देता है और लागू करना राज्य के ऊपर निर्भर करता है। तो ये कहता है कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भाई समाज में सब में किसी में भेदभाव ना हो, सामाजिक समानता इस तरह। आर्थिक यानी समाज में जो आर्थिक विषमता है, यानी एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब और एक बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, तो आर्थिक असमानता को कम किया जाए या उसको दूर करने की कोशिश की जाए। इसके लिए सरकार योजना बनाए, जो गरीब हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करें, या समाज में समानता लाने के लिए कानून बनाए ताकि लोगों के साथ भेदभाव नहीं हो। ये इसकी बात करता है। अब देखो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने वाले जैसे हमने मूल अधिकार पढ़े थे, तो मूल अधिकार में अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय में की शरण ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारा अधिकार तो वो छीन लिया गया। जैसे 32 में हमने जो 5 जो पढ़े थे हमने, बंदी प्रत्यक्षीकर परमादेश है, उत्प्रेषण है, अधिकार प्रथा है, तो उनमें तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जारी कर सकते हैं। 5 लेख दोनों जारी करते हैं। लेकिन इसको हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये केवल निर्देश हैं जो राज्यों को दिए गए हैं या दिए जाते हैं। ये लागू करना राज्य के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें मुख्य चीज़ हम क्या पढ़ेंगे? आयरलैंड से लिया गया है। भाग कौन सा? 4। अनुच्छेद 36 से 51 में बात की गई है, और ये वाद योग्य नहीं है। और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करता है। अब फिर उसके हम अलग अलग भाग पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर इसको 4 भागों में बांटेंगे हम। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक और शिक्षा संबंधी। फिर तीसरा पढ़ेंगे हम पंचायती राज, जो प्राचीन स्मारक हैं, जो राजा महाराजाओं के समय में जो गढ़ किले बने थे उनके संरक्षण से संबंधित। और अंतिम पढ़ेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। उसको 4 भागों में बांटेंगे। तो उसमें फिर क्या पढ़ेंगे? 4 भागों में ये हमें अनुच्छेद पढ़ेंगे। भाई 36 अलग अलग क्यों बांटा? भाई 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व, तो उसको अलग बांट दे। आर्थिक भाग तो कौन सा है, कौन से अनुच्छेद में है। और फिर पढ़ेंगे हमें सामाजिक और शिक्षा का के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं। फिर पंचायती राज और प्राचीन स्मारकों के लिए कौन कौन से हैं, तो इसको अलग अलग
बांट लेंगे, किसके लिए? अध्ययन की सुविधा के लिए। फिर 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है, तो इसको अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। और अनुच्छेद कौन से आएंगे इसमें? 36 से लेकर 51 ही आएंगे, क्योंकि इसके बाहर थोड़ी है, क्योंकि इसकी व्यवस्था किसमें की गई है? 36 से लेकर 51 तक। तो अब इसमें लिखिए आप, हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इसकी नीचे लाइन खींच लेंगे ताकि आपकी नज़र इस पर जाए। आयरलैंड से लिए गए हैं, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4 एवं अनुच्छेद 36 से 51 एवं अनुच्छेद 36 से 51 तक 51 में, ऐसा लिखिए, 36 से 51 में उल्लेख किया गया है। 36 से 51 में उल्लेख किया गया है। 36 से 51 तक जो जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं उनमें इनका उल्लेख किया गया है। तो भाग 4 की नीचे लाइन खींच लेंगे और अनुच्छेद की नीचे लाइन खींच लेंगे, कि छोटे प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। भाग कौन सा? 4। संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22। ऐसे भी याद रखेंगे। आगे अगली लाइन से लिखें, यह सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए राज्यों को लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। राज्यों को लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। भाई समाज में सामाजिक समानता कैसे बने, गरीब अमीर का अंतर कम कैसे हो, इसके लिए राज्य को ये निर्देश देता है कि राज्य ऐसी योजनाएं बनाए। अगली लाइन से लिखेंगे, यह वाद योग्य नहीं है, अर्थात किन्हें नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह वाद योग्य नहीं है, अर्थात इन्हें यानी नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हमारे मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकारों के लिए तो हम जा सकते हैं न्यायालय में, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए हम नहीं जा सकते, क्योंकि ये निर्देश देता है राज्यों को, तो उनको बाध्य नहीं किया जा सकता राज्यों को। तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। आगे लिखिए आप अगली लाइन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में जो उसने इनके बारे में क्या कहा, तो आगे योजक चिन्ह लगा के या माइनस का चिन्ह लगा के लिखें। क्या कहा? राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को यानी भलाई को, जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण
करना है। ये किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब देखो हम, ये तो इसकी बेसिक जानकारी थी कौन से देश से लिया गया है। अब इनको हम क्या करेंगे? अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में बांटेंगे। तो अगली लाइन से लिखिए, नीति निर्देशक तत्वों को हमें अध्ययन की सुविधा के आधार पर या की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से निम्न भागों में बांट सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखो, नंबर लगा लीजिए ताकि सही याद रहे आपको। नंबर 1, आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। दूसरा लिखेंगे सामाजिक सुरक्षा। इसमें 2 पढ़ेंगे, शिक्षा भी। सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। सामाजिक और शिक्षा 2 आ जाएगा इसमें। तीसरा पढ़ेंगे हम पंचायती राज। ये कॉमा लगाएंगे। प्राचीन स्मारक जो पंचायती राज की जो व्यवस्था की गई है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, तो इसमें पंचायती राज जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें 3 भाग होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इसका हम आगे आने वाले पाठों में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पंचायती राज प्राचीन स्मारक, यानी हमारे भारत में जितने भी पुरानी स्मारक हैं, स्मारक मतलब तो किसी की याद में बनाए जाते हैं, जो स्थापत्य कला के तहत बनाए गए हैं। तो पंचायती राज प्राचीन स्मारक व न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। ये देखो, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इनको, इनमें 4 भाग दिए। इनको कह का कैसे भी लिख सकते हैं, ये दुनिया क्या है वो तो आपकी इच्छा के निर्भर है। फिर इसके भाग फटेंगे अलग। तो देखो इसको अलग अलग क्यों बांटा। भाई जो हमने पढ़ा सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करता है नीति निर्देशक तत्व, तो सामाजिक व आर्थिक। तो इसमें देखो 36 से 51 बताया मैंने आपको, अनुच्छेद 36 से 51। तो इसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक सुरक्षा और संबंधी नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, यानी जो आर्थिक समानता स्थापित करता है। जैसे हम 39 पढ़ेंगे, फिर 40 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 40 किस में आ गया, इसमें पंचायती राज में आ जाएगा। जैसे आपको याद रखना कि एग्जाम पूरे एक साथ पूछने से लगा, इतना तो उत्तर लिख ही नहीं सकते।
तो निबंधात्मक प्रश्न में जैसे मैंने पहले पार्ट में पढ़ाया था भारतीय संविधान की विशेषता, तो उसमें 20 थी, तो क्या एग्जाम में 20 थोड़ी आएगी, नहीं आएगी। उसमें ऐसा आएगा भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कोष्टक में आएगा कोई 5 कोई 6, ऐसा आता है। तो आप जो बढ़िया लगे वो आप मन से लिख सकते हैं। तो इसमें अलग टुकड़े बनाए, आप भी ऐसा याद करें। आर्थिक सुरक्षा संबंधी, आर्थिक आ गया, फिर सामाजिक, तो कठिन में नहीं, आर्थिक सामाजिक मिलते जुलते हैं। इसमें 2 पढ़ेंगे, सामाजिक और सुरक्षा और शिक्षा संबंधी। फिर समाज की सुरक्षा के लिए और शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं। फिर अनुच्छेद इसमें तो आएंगे 36-51 में कौन कौन से हैं वो इसमें पढ़ लेंगे हम। फिर पंचायती राज, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जैसे गाँव में ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति होती है, जिले में जिला परिषद होती है, होता है ना ऐसा। तो ये पंचायती राज हो गया। ग्रामीण, शहरी, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, वो शहरी निकाय होते हैं, ये पंचायती राज है। फिर प्राचीन स्मारक है। फिर न्याय से संबंधित, यानी प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, तो इसके लिए नीति तत्व न्याय के संबंध में क्या कहते हैं, तो इसमें 3 पढ़ेंगे हम। फिर चौथा है अंतर्राष्ट्रीय और शांति व सुरक्षा, यानी पूरी दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में शांति बनी रहे, वो सब सुरक्षित रहे। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, लास्ट वाले में। तो हम इसको अलग अलग भाग में पढ़ेंगे। अगर एक साथ पढ़ें तो इसमें कौन सा अनुच्छेद, इसमें कौन सा आ जाएगा, तो इसमें अलग अलग सुविधा के लिए पढ़ रहे हैं। कि एग्जाम्पल आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए, तो आपको फिर वही पढ़ना है। सामाजिक सुरक्षा में कौन सा है, अब नंबर 1 लगा के लिख लिया। अब 1 लाइन छोड़ के पहला पढ़ेंगे हम, 1 नंबर लगा के आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। रटना नहीं है, समझना है भाई। चारों को 4 भाग कर लिए। अब पहला कौन सा है, आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। इसमें लिखें इसमें क्या लगा के लिख लिए, ये लिख लिया। अब इसके नीचे क्या लगा के लिख ले, संविधान के अनुच्छेद 39, 36 से 39 आ गया। संविधान के अनुच्छेद 39, अब चीज़ के नीचे लाइन खींच लेंगे। संविधान के अनुच्छेद 39, अब जो 36 से 51 की बात की तो 39 दोनों के बीच में ही तो आ रहा है। 39 के अनुसार, 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति निम्न प्रकार से, राज्य अपनी नीति निम्न प्रकार से निर्धारित करेगा। नीति निम्न प्रकार से निर्धारित करेगा। अब देखो इसमें अनुच्छेद 39 में क्या क्या बात कही गई है, तो अब इसमें 1 नंबर लगाए। फिर 39 में कौन कौन सी बातें कही गई है, तो इसमें लिखिए आप सभी स्त्री व पुरुषों को, 1 नंबर लगा लिखिए, सभी स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। सभी स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। तो वेतन किस में आएगा, आर्थिक पढ़ें तो वेतन किस में आ जाएगा, आर्थिक में। तो देखो अनुच्छेद 39 कहता है, ये प्रश्न पूछ लेते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है, 39 में। कौन से में, 39 में। तो ये नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है 39वां अनुच्छेद, कि स्त्री और पुरुष अगर उसने एक ही काम किया है तो उसका वेतन भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, अलग अलग। ये नहीं कि ये महिला है तो ये कम काम कर सकती है, पुरुषों से कम काम कर सकती है। जैसे मान लो पुरुष को 200 रुपये दिए तो महिला को 150 ही दिए जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक कार्य के लिए समान कार्य है तो वेतन भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 2 नंबर लगा के लिखिए इसमें, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के वी छोटा आएगा, जी बड़ा, जीविका के
पर्याप्त साधन, जीविका के पर्याप्त साधन, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, प्राप्त करने का अधिकार हो, पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। तीसरा लिखें, समुदाय के भौतिक साधनों पर, समुदाय के भौतिक साधनों पर, समुदाय के यानी समाज में या सार्वजनिक रूप से जो भौतिक साधन हैं, मतलब जो भौतिक साधन कौन से हैं, जो हमारे मनुष्य के जीवन को क्या बनाते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं। तो भौतिक साधनों का स्वामित्व और वितरण, स्वामित्व यानी मालिकाना हक, स्वामित्व और वितरण, वितरण यानी बांटना। मतलब भौतिक जो साधन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पैसे वाला व्यक्ति या समाज में कोई दबंग व्यक्ति है मान लो, तो वही क्या करे, उसका दुरुपयोग करे या वही अधिक से अधिक उसको काम मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समुदाय के जो भौतिक साधन है उनका क्या होना चाहिए, सभी को समान मात्रा में मिलना चाहिए। तो स्वामित्व और वितरण, वितरण यानी उसका बंटवारा, उसका हिस्सा इस प्रकार हो कि जिसमें सामूहिक हित सर्वोपरि हो, जिसमें सामूहिक हित सर्वोपरि हो। तो देखो समुदाय में जितने भी भौतिक साधन हैं, यानी तो मनुष्य की को क्या बनाते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं, तो उन साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो, या किसी एक जाति का या किसी एक धर्म के लोगों का यह अधिकार नहीं हो। उसका इस प्रकार से वितरण करें कि सबका जो कल्याण है, भलाई वो क्या हो, सर्वोपरि हो। मतलब जितने भी संसाधन है इस प्रकृति में, वो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। यह नहीं कि भाई कोई एक व्यक्ति उसको पैसे के दम पर या किसी और कारण से वही उसका दुरुपयोग करे, ऐसा नहीं है। सबको समान हक होना चाहिए। ये कौन कहता है, आर्टिकल 39। कौन सा, 39 में ऐसा कहा गया। तो 39 के भाग हम पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट लगे जो तीसरा है, दूसरा तीसरा जो भी आपके चल रहा है, इसमें लिखें संपत्ति और उत्पादन के साधनों का, संपत्ति और उत्पादन के साधनों का, संपत्ति व उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो, केंद्रीकरण न हो। संपत्ति व उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण न हो। ये सारे मिलते जुलते हैं लगभग। संपत्ति व उत्पादन के साधनों का केंद्रीयकरण न हो। अब देखो एक तो होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। तो ये केंद्रीकरण लिखना, अब केंद्रीकरण न हो, क्या लिखना, केंद्रीकरण न हो। तो क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो केंद्रीकरण न हो अर्थात क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण। अब केंद्रीकरण मतलब है कि जो संपत्ति है और उत्पादन के साधन है तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही न हो। केंद्रीकरण का मतलब है किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही न हो, अर्थात क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी इस पर संपत्ति जो उत्पादन के साधन है वो सबको अपनी योग्यता के अनुसार समान मात्रा में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अर्थात एक ही व्यक्ति के पास होने से उसका दुरुपयोग हो जाएगा और बाकी लोग क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। अतः संपत्ति उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अगला लिखे, श्रमिक पुरुषों, श्रमिक यानी जो मजदूरी करते हैं, श्रमिक पुरुषों व महिलाओं, श्रमिक पुरुषों व महिलाओं
के स्वास्थ्य तथा शक्ति, महिलाओं के स्वास्थ्य तथा शक्ति एवं बच्चों की सुकुमार आयु यानी कम आयु, बच्चों की सुकुमार आयु यानी उनकी जो छोटी उम्र होती है बचपन, उसका कहने का मतलब है सुकुमार आयु का आर्थिक दुरुपयोग न हो, बच्चों की सुकुमार आयु का आर्थिक दुरुपयोग न हो। तो देखो यह आर्टिकल 39 क्या कहते हैं कि जो श्रमिक यानी मजदूरी करने वाले जो पुरुष हैं, महिला है, तो उनका जो स्वास्थ्य है वो शक्ति है उनकी, और जो कम उम्र के बच्चे हैं जो उनकी खेलने की या पढ़ने की उम्र है, तो उसका आर्थिक दोहन नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे कई जगह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको हम खदानों में, जो हमने 24 आर्टिकल में पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 में पढ़ा था हमने, बाल श्रम का निषेध पढ़ा था, तो उनकी जो कम उम्र है तो उनका आर्थिक दोहन नहीं हो, या जो श्रमिक पुरुष है, जो श्रमिक महिला है, तो उनके शक्ति का यानी उनको आवश्यकता से अधिक काम नहीं लिया जा सकता, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। अंतिम लिखिए 6वां, बच्चों तथा युवकों की बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। परित्याग से रक्षा की जाएगी। तो 39 में काफ़ी बड़ा था ये, उसमें 6 बातें कही गई हैं। भाई सभी स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, सभी स्त्री पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, भौतिक साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार समान वितरण हो, संपत्ति व उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, श्रमिक मजदूर महिला हैं उनकी स्वास्थ्य शक्ति, और जो छोटे बच्चे उनका आर्थिक उसका दोहन नहीं होना चाहिए। तो ये तो 39 हो गए, इसमें एक अनुच्छेद, तो इसमें 39 पढ़ा हमने, अनुच्छेद 39 पढ़ लिया, जिसमें ये हमने 6 बातें पढ़ी। फिर अगली लाइन से एक लाइन छोड़ के लिखे अनुच्छेद 41 में कहा गया है, अनुच्छेद 41 में कहा गया है, अनुच्छेद 41 की नीचे लाइन खींच ले, अनुच्छेद 41 में कहा गया है, क्या कहा गया ये लिखे, अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपने निवास और आर्थिक सामर्थ्य, राज्य अपने विकास और आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के अंतर्गत, आर्थिक सीमाओं के सामर्थ्य के अंतर्गत इस बात का प्रयास करेगा कि इस बात का
प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके। फिर कोमा लगा के लिखेंगे। एवं बेकारी फिर कोमा लगाएंगे। वृद्धावस्था वृद्धा ए का लोप हो जाएगा, वृद्धा ए न लिखें, वृद्धावस्था दोनों को मिला के लिखना है। वृद्धावस्था बीमारी तथा अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। तो देखो 39 पढ़ लिया, 40 तो पंचायत राज में आएगा। 41 में क्या कहा गया है कि राज्य अपने विकास और सामर्थ्य के अनुसार, भाई राज्य अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भाई रोजगार पा सकें, तो उनको रोजगार दें और शिक्षा प्राप्त कर सके। बेकारी और वृद्धावस्था और अंगहीन होने पर सहायता प्राप्त हो सके, उनको यह सहायता प्राप्त कर सके। कौन है? जो पीड़ित व्यक्ति है। और सरकार ऐसा करती भी है, शिक्षा को निःशुल्क कर दिया है। और जो वृद्धावस्था पेंशन में, जैसे राजस्थान सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन भी जारी की है। या कोई अंगहीन हो जाए, मान लो किसी का हाथ कट जाए, या जो दिव्यांग जिसको अब कहा जाता है, या अंधा हो जाए, या और कोई दुर्घटना में वो किसी अपने अंग को खो देता है, तो आर्टिकल 41 क्या कहते हैं? तो रोजगार की व्यवस्था करे, वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था करे, शिक्षा की व्यवस्था करे। कौन? राज्य। तो ये किस में कहा गया है? 41 में निर्देशित किया गया है राज्यों को। अब एक लाइन छोड़ के लिखिए। अनुच्छेद 42 में कहा गया है अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम के लिए यथोचित व मानवोचित, राज्य यथोचित व मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा। यथोचित व मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा। यथोचित यानी जहाँ तक उचित हो, जहाँ तक उचित, और मानवोचित जो मानव के लिए उचित है, जो मानव के लिए उचित है, दशाओं की व्यवस्था करेगा। मानवोचित दशाओं की व्यवस्था करेगा। अगली लाइन में लिखें, अगली लाइन से लिखेंगे तथा ऐसी व्यवस्था करेगा, जिसमें स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े। दोबारा देखें, इसमें तो हमने क्या पढ़ा? वृद्धावस्था में पेंशन की व्यवस्था की जाए, शिक्षा की व्यवस्था की जाए, आर्टिकल
41 में। 42 में राज्य को क्या निर्देश दिया गया है कि वो यथोचित व मानवोचित जो दशा है उनका प्रबंध करेगा राज्य, और महिलाओं के लिए नहीं स्त्रियों के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें उसको प्रसूतावस्था में उनको कार्य न करना पड़े, और महिलाओं को क्या है ऐसी स्थिति में सवेतन अवकाश भी मिलता है, यानी उनको अब वेतन नहीं काटा जाए। अगला लिखिए 42 के बाद में अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे और अनुच्छेद के नीचे लाइन खींच लेंगे। अनुच्छेद 43 में, ये तो इसमें आ गया, अनुच्छेद 43 में कहा गया है, अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य, अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य कानून द्वारा, राज्य कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था करेगा, राज्य कानून द्वारा ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें कृषि उद्योगों, जिसमें कृषि उद्योगों अथवा अन्य क्षेत्रों में, कृषि उद्योगों व अन्य क्षेत्रों में लगे हुए श्रमिकों, अन्य क्षेत्रों में लगे हुए श्रमिकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए, अन्य क्षेत्रों में लगे हुए श्रमिकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, यथोचित वेतन मिल सके, फिर कोमा लगाएंगे, उनका जीवन स्तर ऊंचा या ऊपर, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, वह अवकाश के समय का यानी छुट्टी के समय का सदुपयोग कर सके, वह अवकाश के समय का सदुपयोग कर सके। अंतिम लाइन लिखिए, उन्हें सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति के अवसर प्राप्त हो सके, उन्हें सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति के अवसर मिल सके या प्राप्त हो सके। तो देखो 43, आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें जो श्रमिक, जो मजदूर है उनको वेतन मिल सके, पर्याप्त वेतन मिल सके, यथोचित व्यवस्था करे किसकी, वेतन की, उनको पर्याप्त वेतन मिले, जो श्रमिक हो उनको पर्याप्त वेतन मिल सके, और उनका जो अवकाश है, अवकाश का वो सदुपयोग कर सके, और उन्हें भी सामाजिक और अपनी जो सांस्कृतिक उन्नति करने का अवसर मिल सके, ये 43 में कहा गया है। अगला पढ़ेंगे हम, इसी में आगे लिख ले 43 में अगली लाइन से, इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि, इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण के नीचे लाइन खींच लेंगे, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत यानी पर्सनल अथवा सहकारी आधार पर
यानी जिसमें 2-4 व्यक्ति आपस में मिलकर काम करें। सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अब देखो इसी में 43वें कहा गया है कि व्यक्तिगत रूप से यानी किसी व्यक्ति को पर्सनल रूप से या सहकारी यानी 2-4 व्यक्ति आपस में मिलकर कुटीर उद्योग कौन से होते हैं, जिसको हम छोटे उद्योग भी कहते हैं, जिसमें परिवार के 5-10 व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, अपने घर पर ही क्या करते हैं, कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, जिससे उनको रोजगार भी मिल जाए और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए घर में दीपक बनाना, दिया सलाई बनाना, दरियाँ बनाना, ऐसे जो छोटे छोटे काम होते हैं, गड्ढे बनाना मिट्टी के, या और भी कोई जो घरेलू काम आने वाली जो चीज़ें, उन पर खर्चा भी कम होता है, जो अक्सर व्यक्तियों के घरों में काम आती है। ऐसी चीज़ें बनाएं जिनमें खर्चा भी कम हो जाता है और परिवार के लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। ऐसा काम करे। ये किसमें कहा गया है? 43 में ही कहा गया है। इसी में एक लाइन छोड़ के लिखिए, 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन, ये संशोधन है, ये क्या था? अनुच्छेद था। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी जो हम पहला पढ़ रहे थे, आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों में 2 तत्व और जोड़ दिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में 2 तत्व और जोड़ दिए गए हैं। 2 तत्व और जोड़ दिए गए हैं। तो ए लगा के लिख ले या कै लगा के लिख ले, जो आपको अच्छा लगे। तो 2 कौन से? तो एक मतलब कै लगा के लिख ले। कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता। कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क यानी फ्री में कानूनी सहायता। निःशुल्क वर्गों के लिए, छोटा विसर्ग ना, निःशुल्क वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता। वह लगा के लिखे। दूसरा, औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंध में, औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में, औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था। कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था। कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था। एक तो कौन सा? ये भी 43वां ही है कि इसमें 42वां संविधान संशोधन करके क्या व्यवस्था की गई कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सके। सरकार ऐसा प्रावधान करे, यानी कोई वकील वो अपनी पसंद का वकील कर सके, जिनकी फीस उसको अदा न करनी पड़े, यानी फ्री में उनको सरकार सहायता उपलब्ध करवाएगी। तो ये 2 कंप्लीट हो गए इसमें। अगला देखो, इसी में लिखें अगली लाइन से, एक नया अनुच्छेद, ये तो पूरा हो गया 43वां। तो अगला पढ़ेंगे, एक नया अनुच्छेद 43 क। देखो 43 से 43 का में फर्क है, तो इसके नीचे लिख लेंगे, लाइन खींच लेंगे, 43 क और लगाएंगे। ये तो 43 था भी हमने पढ़ा, अभी एक नया आर्टिकल है 43 क। फिर इसके नीचे लाइन खींच लेंगे, 43 क में क्या है? देखो इसमें राज्य उचित व्यवस्थापन अथवा किसी प्रकार से
अथवा किसी प्रकार से औद्योगिक संस्थाओं अथवा किसी प्रकार से औद्योगिक संस्थाओं या अन्य ऐसे ही संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। श्रमिकों को भागीदार बनाने का कदम उठाएगा, यानी उसमें शामिल करेगा, या उसको भागीदार बनाएगा। तो ये नया अनुच्छेद कौन सा? आर्टिकल 43 का है। अब देखो इसमें आज एक अंतिम और पढ़ लेते हैं हमें। तो एक लाइन में एक लिखिए, अनुच्छेद 39 में 6 पढ़े, 41 पढ़ा हमने। ये तो चिदमान विचिद दशाएं 42 पढ़ लिया, 43 पढ़ लिया। अब 44 नहीं है। 44वां किसमें? समान नागरिकता है, तो इसमें नहीं आएगा 44वां। फिर क्या आ गया? अब पढ़ेंगे हमें 48वां। कौन सा पढ़ेंगे? 48वां। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, आखिरी पढ़ेंगे आज 48वां, बाकी कल पढ़ लेंगे। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन, जिसको मिश्रित कृषि भी कर सकते हैं, इसका इसमें प्रावधान किया गया है। साथ ही जो दूध देने वाले, जो भार ढोने वाले, वजन ढोने वाले जो पशु हैं, उनकी नस्ल सुधारी जाए, ऐसा निर्देश देता है राज्यों को। साथ ही जो गोवंश है, गाय है, उनकी हत्या, उनको मारा जाता है या उनको काटा जाता है, इन पर भी क्या करें? प्रतिबंध लगाएं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 48वां। अनुच्छेद 48 इसमें लिखिए अगला, इसमें अनुच्छेद 48 नंबर भी लगा सकते हैं। हमने 39 में पढ़े थे तो वो 1 हो गया, फिर 41वां पढ़ा तो 2, ऐसे नंबर भी लगा सकते हैं आप। अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 48 में कहा गया है, अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि, अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन, तो इसकी नीचे लाइन खींच लेंगे इन शब्द के नीचे, कृषि व पशुपालन। तो काफ़ी बार पूछ लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है 48। कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन का आधुनिक, जो वर्तमान में चल रहा है, आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से, यानी पुराने तरीके से नहीं, वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा, संचालन करेगा। फिर अगली लाइन से लिखेंगे शुरू से, गाय बछड़ों को लगाएंगे बीच में, गाय बछड़ों तथा अन्य दूध देने वाले व भार ढोने वाले, भार यानी वजन, भार ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने,
भार ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने एवं उनके वध को, वध यानी हत्या, एवं उनके वध को रोकने का प्रयत्न करेगा। अब तो इसको एक बार समझ ली दोबारा। आर्टिकल 48 का भी महत्वपूर्ण भी है। तो इसमें क्या कहा गया कि राज्यों को कि वो कृषि व पशुपालन, तो कृषि व पशुपालन की बात कौन से में की गई है? 48 में। तो कृषि व पशुपालन का आधुनिक यानी पुराने तरीके से नहीं, आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध करेगा। यानी पहले तो खेती परंपरागत रूप से होती थी, अब कृषि के लिए नवीन औजार आ गए। पहले कृषि में पुराने बीज होते थे, अब देखो आजकल हाइब्रिड जो बीज आ गए या उन्नत किस्म के बीज आ गए। खेती के तरीके बदल गए, उनको बोने से लेकर काटने तक अलग अलग तकनीकी आ गई खेती में, जो पहले नहीं थी। जैसे बूंद बूंद सिंचाई है, ये पहले थोड़ी थी। जो फव्वारा पद्धति थी वो पहले नहीं थी। तो कृषि में नवीन तरीके अपनाए ताकि उत्पादन भी बढ़िया हो, अच्छे किस्म के बीज आए ताकि किसानों को लाभ भी मिले और इतनी बड़ी जनसंख्या उसका भरण पोषण भी हो सके। तो कृषि को और पशुपालन दोनों में क्या लाए? वैज्ञानिकता लाए। दूसरा है पशुपालन है। तो पशुपालन तो है ही, इसके अलावा पशुओं में भी देखो, जैसे गाय हो जाए तो गाय सिर्फ देसी गाय पहले ये थी, अब तो गायों की कितनी नस्ल हो गई। जैसे राठी गाय होती है, थार पाकर होती है, कांकरेज होती है, गिर गाय होती है, ये गायों की नस्ल है। जैसे भैंस होती है, उसमें मुर्रा भैंस भी होती है, तो भैंसों की भी अलग अलग है, तो ये नस्ल हो गई। इसके अलावा मुख्य बात क्या है? जो गाय है मुख्य रूप से गोवंश या गाय, ये सब लिख सकते हैं, गोवंश भी आ सकता है गाय की जगह। तो गाय या गोवंश, बछड़े और जो भार ढोने वाले, वजन ढोने वाले बैल हो सकते हैं, ऊँट हो सकते हैं, और भी वजन ढोने वाले हो सकते हैं, उनकी नस्ल सुधारी जाए। जैसे अभी बताया मैंने, गाय की नस्ल है, जैसे बैल नागौरी बैल होता है, ऊँट की भी अलग अलग नस्ल होती है। तो इनकी नस्ल में सुधार किया जाए, साथ ही उनकी वध यानी इसकी हत्या को क्या किया जाए? रोका जाए। जैसे गाय की भी हत्या होती है, ऊँट भी काटे जाते हैं या और भी पशु काटे जाते हैं, तो उनको राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि उनकी हत्या न की जाए या उनका वध न किया जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और गाय नीचे भी पढ़ा हमने, गाय ये पूछ ले गोवंश है, तो गाय के नीचे भी लाइन खींच लिया आप, क्योंकि एक बार पूछते हैं गोवंश का संवर्धन या गोवंश को बढ़ावा कौन सी नीति तत्व में दिया गया है? आर्टिकल कौन सा? 48 में। कौन से में? 48 में। तो अंतिम एक और बच गया इसमें अपना 8वें नंबर का, इसमें तो वो भी लिख लें आप, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आर्थिक वाला पूरा। फिर हम सामाजिक और शिक्षा संबंधी दूसरा बचेगा, तो ये लिख लिया आप। अगले नंबर्स पे नंबर लगा के लिख लिया जा, चिन्ह लगा के लिख ले। देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये कंप्लीट हो गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा, तो ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था, हम पहले पढ़ चुके हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक और तत्व जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक और तत्व जोड़ा गया कि राज्य विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, जैसे मान लो कोई पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, कोई पर्वतीय इलाकों में रहते हैं, कोई मैदानी भागों में रहते हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए एवं, तो विभिन्न क्षेत्रों के नीचे लाइन खींच लेंगे, एवं विभिन्न व्यवसायों में, तो व्यवसाय के नीचे लाइन खींच लेंगे, क्योंकि हर आदमी अलग अलग भौतिक प्रदेशों में निवास करता है। जैसे कोई थार का मरुस्थल है, कोई मैदानी भाग में, कोई पहाड़ी इलाके में, तो ये तो अलग अलग क्षेत्र हो गए। वो सबका काम भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के समुदायों के बीच, उनका भी समुदाय हो गया। जैसे मान लो कोई मजदूरी करता है तो मजदूर वर्ग हो गया, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरों का अलग पेशा हो गया, तो वो सारे डॉक्टर ही हैं, तो वर्ग अलग हो गया ना। तो अलग अलग समुदायों के बीच
विद्यमान आय यानी इनकम, आय यानी इनकम, आय फिर कोमा लगाएंगे, सामाजिक स्तर, आय सामाजिक स्तर, सामाजिक स्तर और अवसरों संबंधी भेदभाव, अवसरों संबंधी भेदभाव भी, अवसरों संबंधी भेदभाव भी कम करने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य कम करने का प्रयास करेगा। तो देखो अंतिम हमने पढ़ लिया है अनुच्छेद इसमें संविधान संशोधन 44/1978 में आया, तो उसमें क्या किया गया, तो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, भाई कोई अलग अलग भौतिक प्रदेशों में रहते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग और विभिन्न कामों में लगे हुए जो लोग हैं, तो उनके बीच क्या करना, जो आय की जो असमानता है उसको कम करने के लिए सामाजिक स्तर उनका अलग, उनको सामाजिक स्तर को सुधारा जाए जो अलग अलग समुदाय के हैं, और उनको समान अवसर दिलाए जाएं। जो 16 में पढ़ी थी हमने अवसर की समानता 16वें आर्टिकल में, तो उनको समान अवसर दिए जाएं, ऐसी राज्य व्यवस्था करेगा। तो विद्यार्थियों आज के लिए जो नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग हमने कंप्लीट कर लिया है, जो सुविधा की दृष्टि से हमने अलग अलग भागों में बांटा था। जो आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व था वो कंप्लीट हो गया। कल हम सामाजिक और शिक्षा संबंधी पढ़ेंगे, फिर पंचायती राज, न्याय संबंधी और प्राचीन स्मारक पढ़ेंगे, और अंतिम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी। तो आज ये कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।